Hello everyone, welcome back once again to the fast track batch of company law. I hope you all are enjoying this series and आज हम start करने वाले हैं all together a new chapter which talks about CSR, that is corporate social responsibility. Now as the name suggests, corporate social responsibility, that means जो हमारी कंपनीज हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स सोसाइटी. आप एक जगह ऑपरेट कर रहे हो अपना बिजनेस, आप जगह जगह अपने कंपनीज अपने प्लांट्स लगा रही हैं, ठीक है, उसमें से कितना पॉल्यूशन निकल के आता है, आसपास रहने वालों को कितनी तकलीफ होती है, आप कितने ट्रीज काटते हो सो दैट आपका प्लांट वहां आए, ठीक है, कितना कुछ उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैफिक बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, सारी मैं बोलती हूँ मेरी बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ, हर कहीं पे नुकसान है. ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कंपनीज अपने बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं एंड उस एक्सपेंशन से उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हो रहा है कि जब कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट होता है. बट यहाँ पे क्या बात हुई कि अगर आप एक सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हो, यू नीड टू पे बैक टू दैट पर्टिकुलर सोसाइटी जितना आप वहां से यूज करते हो अपने प्रॉफिट का 2%. अब हम पढ़ेंगे लिमिट, अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% आपको टूवर्ड्स दी सोसाइटी, टूवर्ड्स द लोकल एरिया इन विच यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस, आपको वो स्पेंड करना मैंडेटरी है अगर आपके कुछ थ्रेशोल्ड ब्रीच होते हैं तो. फाइन. अब ये सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं, सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हैं तो हम पे बैक तो करना ही होगा. कुछ कंपनीज ऐसी थी जब ये सीएसआर आया भी नहीं था, एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब भी सोसाइटी के टूवर्ड स्पेंड करती थी एंड उनकी इमेज आज भी एक अलग लेवल पे है. एंड वो कौन सी कंपनीज हैं? अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हम बोल सकते हैं टाटा. ठीक है, टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसकी एक अलग इमेज है हम सबके माइंड में. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं, नंबर्स का हमेशा खेल नहीं होता है. खेल वहां पे भी जाता है कि भाई आप लोगों को कितना खुश रख सकते हो, कितना खुश रख पा रहे हो, लोगों के लिए आप कितना काम करते हो. हमेशा नंबर्स मैटर नहीं करते हैं. एंड सो इज विद द केस कि आजकल कंज्यूमर्स, मैं और आप ही क्यों ना हो, हम उसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना चाहेंगे. हम देखेंगे केमिकल फ्री कितना है, ठीक है, कितना अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, हम बहुत चीजें मेजर करते हैं किसी भी चीज को परचेज करने के लिए. प्लस हम रिव्यू पढ़ते हैं. कोई बोल देता है ये ब्रांड फेक है, भले वो हो या ना हो, ठीक है. अब मान लो किसी को किसी मैं कोई भी कॉमन ब्रांड की बात करूं एंड कोई कंज्यूमर उससे ऑफेंड है तो वो उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाता है. ठीक है, अगर नेगेटिविटी फैल रही है दैट मीन्स क्या है? दो दो तरीके हो सकते हैं कि एक नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी, बट कहीं ना कहीं उसका गलत इम्पैक्ट माइंड में जाता ही जाता है एंड मी एज अ कंज्यूमर मैं फिर वो चीज नहीं लूंगी. फाइन. बट क्या है कि अगर आप सोसाइटी को भी उतना ही पे बैक करते हो, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे उतना ही खुश हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में. तो वैसे ही बात है कि अगर कोई कंपनी का एक प्लांट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट करता है, अगर मैं उस आसपास के एरिया को मेंटेन करूंगी, ठीक है, उस आसपास वाले लोगों को हेल्प करूंगी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, ठीक है, या उनके बच्चों को पढ़ाने में, आसपास के अच्छे एरियाज डेवलप करने में, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचवाने में, ये सारे छोटे छोटे अगर हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनकी नजरों में भी अच्छे बनेंगे. प्लस हम क्योंकि एक अच्छा काम ही कर रहे हैं तो वो हमारी गुडविल पे भी इम्पैक्ट करता है. तो हमेशा खेल नंबर्स का नहीं होता है. अब जैसे टाटा मोटर्स की बात करूँ, रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस फाउंडेशन, मतलब क्या, वो बहुत टाइम से ही ये सारे काम करते आ रहे हैं. आसपास के एरियाज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, रूरल एरियाज को बहुत डेवलप किया है. तो ये क्या है? ये आप सोसाइटी को पे बैक कर रहे हो. फाइन. ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है. अब हुआ क्या है कि अब ये तो चलो कुछ पहले के टाइम पे हमारा सीएसआर में खर्च करना कंपलसरी हुआ एज पर शेड्यूल 7 में कुछ एक्टिविटीज लिखी हैं कि ऐसी आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप शेल्टर दे सकते हो, आप फूड प्रोवाइड कर सकते हो, आप सैनिटाइजेशन का काम कर सकते हो, हमारे फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए, लेकिन क्योंकि वो इंक्लूसिव लिस्ट है तो ऑब्वियसली वो एक सर्टेन एग्जांपल्स है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है. जो अच्छा काम आप सोच सकते हो वो मेरी सीएसआर एक्टिविटी है. फाइन. सो अब ये मैंडेटरी हो गया है. मैंडेटरी किन कंपनीज के लिए हो गया हम लोग पढ़ेंगे. फाइन. देखो अब बेसिकली आप पढ़ोगे सीएसआर के बारे में तो यही है कि यू नीड टू पे बैक, जहां से आप इतना प्रॉफिट ले रहे हो आपको पे बैक करना जरूरी है. एप्लीकेबिलिटी सीएसआर की किस पे है? तो बोलते हैं सीएसआर की जो प्रोविजंस है ना, इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी विच फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. एनी बोल रहा है,
एंड नहीं है, ठीक है, कि भाई ये तीनों मैच करें, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है एनी, अगर इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया आप मैच कर जाते हो, आपकी कंपनी मैच कर जाती है, आपको सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे एंड यू नीड टू कंप्लाई विद इट। क्या क्या? पहला बोलता है कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर। मेरी कंपनी की नेट वर्थ अगर 500 करोड़ टच हो गई या ऑब्वियसली उससे ज्यादा हो गई तो मैं सीएसआर के दायरे में आ जाऊंगी, मैं सीएसआर के प्रोविजंस मुझ पे अप्लाई कर जाएंगे। या मेरी कंपनी का टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर कितना हो गया, 1000 करोड़ एंड अबव, ठीक है, 1000 करोड़ और मोर हो गया तो भी मैं सीएसआर के प्रोविजंस मुझ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। देन कंपनीज हैविंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर। मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या अबव हो गया, ठीक है, प्रॉफिट से लोएस्ट नंबर से याद रखो, 5, 500, 1000। क्या है? 5, 500, 1000। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। उसके बाद हमने क्या बोला? नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर या टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया मेरी कंपनी मैच कर जाती है तो वो सीएसआर को उसको फॉलो करना ही करना है। फिर बोलते हैं कि सीज कब होती है? ऐसा तो नहीं कि मतलब एक बार अप्लाई हो गए सीएसआर के प्रोविजन तो क्या वो जिंदगी भर चलते रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर एक बार आपकी कंपनी पे सीएसआर के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं तो फिर अगर मान लो किसी साल, मान लो मेरे प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर चला गया था मेरी कंपनी का एंड इस वजह से मुझे सीएसआर के प्रोविजंस अप्लाई हुए, फाइन। तो एक साल ऐसा आया 2020 जिसमें मेरी कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ हो गया, ठीक है। तो क्या कंपनी उस समय कह सकती है कि भाई आपकी तो लिमिट सीएसआर में खर्च करने के लिए आपका, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 5 करोड़ और मोर है, तो मेरे पहले सालों में तो था इसलिए मैं सीएसआर पे स्पेंड कर रही थी, लेकिन अब मेरी कंपनी में प्रॉफिट ही जब 4 करोड़ हुआ है तो मैं तो लिमिट मैच ही नहीं करी, तो इस साल हम सीएसआर हम पे अप्लाई नहीं होता। ये कोई ऑन ऑफ वाला गेम नहीं है। तो लॉ ने क्या बोला कि अगर कंटिन्यूसली जो लिमिट है जिसकी वजह से सीएसआर अट्रैक्ट हुआ था, आप पे सीएसआर के प्रोविजंस लगे थे, अगर वो कंटिन्यूस 3 साल तक के लिए बिलो द लिमिट होते हैं, मैंने बोला प्रॉफिट मेरा ब्रीच हुआ था, प्रॉफिट मेरा ऊपर चला गया था 5 करोड़ से, इसी वजह से मेरे पे सीएसआर के प्रोविजंस अप्लाई हुए। बट 2020 में मेरा प्रॉफिट 4 करोड़ हुआ, 2021 में मेरा प्रॉफिट अगेन 4 करोड़ हुआ एंड 2022 में मेरी कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ हुआ। तो लॉ बोलता है अगर कंटिन्यूस 3 सालों तक के लिए आपके ऊपर अप्लाई कर रहे थे प्रोविजन, लेकिन फिर अचानक से 3 सालों तक के लिए वो लिमिट से कम आपका कोई भी चीज इनमें से रहती है, प्रॉफिट की बात करूं तो लगातार 3 सालों तक अगर मेरा प्रॉफिट 5 करोड़ से कम रहता है तो फिर मैं 4th ईयर से क्या कर सकती हूँ, सीएसआर पे स्पेंड करना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि मैं अब वो प्रोविजंस उस लिमिट में आ ही नहीं रही हूँ, वो प्रोविजंस मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट इन कि अगर 2020 में मेरा प्रॉफिट 4 करोड़ था, 21 में 5 हो गया एंड फिर 22 में फिर से 4 हो गया, तो क्या मेरे पे सीएसआर की प्रोविजंस अप्लाई करेंगे अभी भी? तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक साल तो आपका ज्यादा था ना। तो लॉ बोलता है कंटिन्यूस 3 साल आपका लो जाना चाहिए, कंटिन्यूस 3 साल के लिए उसमें डिप आना चाहिए, तभी आप ये पर्टिकुलर प्रोविजन से बाहर आ सकते हो। अदरवाइज अगर एक बार आप पे अट्रैक्ट कर गया तो फिर आपको इसको हर साल इस पे स्पेंड करना मैंडेटरी है। नहीं करोगे तो अब अमेंडमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि आपके ऊपर पीनल प्रोविजंस भी अप्लाई होंगे, पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीएसआर रूल स्पेसिफाई दैट अ कंपनी विच डज नॉट satisfy the specified criteria for a continuous period of 3 financial year is not required to comply with the CSR obligations। मतलब कंटिन्यूस 3 साल तक अगर मैं ब्रीच कर रही हूँ, जो भी कंडीशन की वजह से मेरे पे सीएसआर अट्रैक्ट हुआ था वो कंडीशन मेरी ब्रीच हो रही है, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं रही हूँ, उसके नीचे हूँ कंटिन्यूस 3 साल तक, तो फिर ये जो प्रोविजंस है मुझ पे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं स्पेंड करूंगी तो भी चलेगा, बिकॉज अब मैं इसकी लिमिट के नीचे आ गई हूँ। Implying that company cannot satisfy any of the specified criteria in the subsequent financial year would still need to undertake CSR activity unless it ceases to satisfy the specified criteria for continuous 3 years।
जैसे यहाँ पे था 4, एक बार 4 करोड़ हुआ, एक बार 5 हुआ, फिर 4, बोला नहीं माना जाएगा, 1 साल तो आप लिमिट में आ रहे थे ना, तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, भले आपका प्रॉफिट अगले साल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, डज नॉट मैटर। इकट्ठे डिप हो, 3 साल तक लगातार डिप हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोविजन से बाहर आ सकते हो। ये नहीं कि 1 साल नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे, दूसरे साल हो गया तो हम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार कर स्टार्ट हो गया तो करना पड़ेगा। अगर फिर लगातार 3 साल नहीं होता है तो आप इस प्रोविजन से बाहर आ सकते हो। CSR committees. Company that trigger any of the aforesaid condition must constitute a CSR committee of the board to formulate and monitor the CSR policy of the company. Section 135 of the Act requires CSR committee to consist of at least 3 directors. ये क्या बोलता है, 3 डायरेक्टर्स का होना कंपलसरी है। मेरी एक कमेटी बनेगी, जैसे हमने NRC कमेटी, ऑडिट कमेटी, ये सब पढ़ा, तो वैसे हमने बोला एक CSR कमेटी भी बनती है। उस कमेटी के अंदर मिनिमम मेरे 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, एंड उनमें से एटलीस्ट एक डायरेक्टर क्या हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। ना व्हाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज देखो अगर हो सकता है ना, डायरेक्टर्स ऑब्वियसली कंपनी के लिए हैं, कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, बायस प्ले कर सकते हैं वो कि उन्होंने बोला कि भाई 2% हमें स्पेंड करना है, लेकिन जो काम के लिए हमने ये पैसा अलग करके रखा है, CSR एक्टिविटी के लिए रखा है, वहां ना खर्च करके हो सकता है हम कहीं और फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हो। टू मेंटेन दी ट्रांसपेरेंसी, टू चेक कि हम वही चीज के लिए कंपनी मेरी स्पेंड कर रही है, तो हमने बोला एक ऐसे पर्सन को भी रखो जो आपकी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, सो दैट वो अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंडिपेंडेंट रिव्यू इस चीज को कर पाए। तो CSR कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड उसमें से मिनिमम एक डायरेक्टर, एटलीस्ट एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लिस्टेड कंपनी है तो हमने बोला मिनिमम, बोल रही हूँ 3 डायरेक्टर, मतलब ज्यादा भी रख सकते हो, तो मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, और मोर डायरेक्टर, उसमें से एक लिस्टेड में तो मैंडेटरी है कि एक इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। हो सकता है CSR कमेटी में मेरे 5 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, 5 में से 2 इंडिपेंडेंट है, 3 मेरे नॉर्मल है, तो ये भी हो सकता है। मतलब मिनिमम कंडीशन 3 और 1 है, वो आपको कंप्लाई करनी ही करनी है। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो हमने बोला अगेन 3 और मोर डायरेक्टर्स, एंड दे मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो फाइन, ठीक है, हमने पता है ना वो कंडीशंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। आई होप आपको वो पता होगी, ठीक है। तो अगर मेरी बोरोइंग 50 करोड़ की नहीं है, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर नहीं है, हमारा टर्नओवर 100 करोड़ और मोर नहीं है, तो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर वो मीट ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ही नहीं, तो हम कमेटी में भी नहीं रखेंगे, लेकिन मिनिमम 3 डायरेक्टर्स को हमें इस कमेटी में रखना ही रखना है। किसकी बात कर रही हूँ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। देन कम्स दी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में हमें पता है ना, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। बोलते हैं 3 और मोर डायरेक्टर्स की कमेटी बना सकते हो, और अगर आपकी बोर्ड में ही 2 डायरेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली आप उन 2 डायरेक्टर्स के साथ ही काम चलाओगे। आप ये नहीं करोगे कि मतलब अगर 2 ही है तो 2 ही ठीक है, मिनिमम आप वो 2 भी रख सकते हो। Foreign company, 2 or more person, one nominated by foreign company and one director resident in is mentioned to receive the notice on behalf of the company. ये कुछ क्राइटेरियाज हैं हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग कि हम CSR कमेटी में कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी क्या है, दैट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 3 कि मेरी CSR कमेटी की इतनी बात हो रही है, वो करेगी क्या, मिनिमम 3 डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर, वो करेंगे क्या, तो हमने बोला वो फॉर्मुलेट करेंगे एंड बोर्ड को रिकमेंड करेंगे। फॉर्मुलेट क्या करेंगे, फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड रिकमेंड करेंगे बोर्ड को कि कहाँ पे CSR की हम बात करें तो किस जगह पे हमें कितना स्पेंड करना है, विच वुड इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन द एरियाज और प्रोजेक्ट। एंड ये हमेशा याद रखना, जो भी कंपनी CSR एक्टिविटीज कर रही है वो अपने लोकल एरियाज में करेगी। ये नहीं कि मेरी कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां स्पेंड होगा, नहीं, जिस कंपनी में जिस पर्टिकुलर एरिया में रह के आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ पे आपका प्लांट है, आपकी इंडस्ट्री है, जिस पर्टिकुलर एरिया में मेरी कंपनी काम कर रही है वही फायदा पहुंचाएगी ना। जब वहां से ही चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रही है नेचर से, एनवायरमेंट से, तो ऑब्वियसली वहीं पे बैक करेगी लोगों को, वहीं पे जहां पे भी स्पेंड करना चाहती है उस लोकल एरिया में ही करेगी, ठीक है।
फिर अच्छा CSR कमेटी और क्या करेगी, रिकमेंड करेगी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन पर्सुएंस टू CSR पॉलिसी, कि हमें कितना स्पेंड करने की, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, वो मेरी कमेटी बताती है। ऑब्वियसली कमेटी इसलिए तो है कि वो पॉलिसी बताएगी, फिर चूज करेगी इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा हमारी CSR कंडक्ट करने की एक्टिविटी को करने के लिए, कौन सा इनमें से हम Schedule 7 में से कौन से पॉइंट को लें, ठीक है। फिर कितना अमाउंट वहां स्पेंड करें, टू इंस्टीट्यूट अ ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी, की भाई सही तरीके से मॉनिटरिंग प्रोसेस होना चाहिए, कि जैसे मैंने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों रख रहे हैं, कि भाई जो जिस काम के लिए आपने पैसा अलग किया उसी काम में पैसा जाए, एंड प्लस लोगों तक पहुंचे वो चीज। जैसे हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, स्कीम तो गवर्नमेंट बहुत निकालती है लेकिन नीचे वो पहुंचता ही नहीं है, बीच में ही लोग उसको खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए CSR कमेटी क्या करेगी, चीजों को मॉनिटर करेगी कि जो पॉलिसीज बनी है वो कितने हद तक, मतलब ऑब्वियसली 100% इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, अल्टीमेटली अपनी जो उनकी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। सपोज हमने बोला ओल्ड एज पीपल के लिए शेल्टर बनाएंगे, ठीक है, ओल्ड एज होम बेसिकली, तो क्या वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हुआ है, वहां पे सारी फैसिलिटीज है या नहीं है, लोग उस फैसिलिटीज का फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, मतलब वो प्रॉपरली प्लान एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ है, वो कौन चेक करेगा, मेरी कमेटी चेक करेगी, कंपनी की कमेटी, obviously CSR committee to monitor the CSR policy of the company from time to time उसको monitor करना भी काम है। तो functions of the CSR committee आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं obviously कि किन किन कंपनीज को CSR। अगर मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बताऊं, देखो मैं अभी अगर हम बात करेंगे आगे, यहाँ पे बहुत अमेंडमेंट्स है CSR के अंदर, बहुत अमेंडमेंट्स है। नाउ अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आपके एग्जाम्स कब हैं। आप जो भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, कि अगर उनका सपोज मैं बोलती हूँ कि मान लो December 21 या ऑनवर्ड्स एग्जाम है, ठीक है, तो उनपे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। बट अगर मैं बोल रही हूँ अगर मैं बोल रही हूँ June 21 में एग्जाम थे उनके, तो ऑब्वियसली उनपे ये अमेंडमेंट्स नहीं अप्लाई होते हैं। अब CSR के रूल्स भी आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो किन बच्चों पे अप्लाई करेंगे, जिनके एग्जाम्स अपकमिंग है, अपकमिंग इन द मंथ ऑफ December ऑनवर्ड, December 21, June 22 एंड ऑनवर्ड्स, ये सब चीजें अप्लाई करेंगी। बट आपको पता है ना कि जब भी आपका एग्जाम होता है, अगर मैं बोल रही हूँ जून में मेरा एग्जाम है, ठीक है, तो मेरे अमेंडमेंट्स मुझे कहाँ तक पढ़ने होते हैं, दिसंबर तक पढ़ने होंगे, प्रीवियस दिसंबर तक। तो आपको अकॉर्डिंगली समझना है कि कौन सी अमेंडमेंट मेरे एग्जाम पे एप्लीकेबल है या नहीं। हमारी क्लासेस क्योंकि फुली अमेंडेड है, जितनी भी अमेंडमेंट आज की डेट तक आ रही होंगी मैं आपको सब बताऊंगी। यू मेक श्योर कि आपको कौन सा पर्टिकुलर चीज एग्जाम के लिए पढ़ के जानी है नहीं जानी। मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी कि किन बच्चों के लिए अप्लाई करता है नहीं करता, बट अपने आप भी दिमाग लगाना एंड देखना कि कौन सी अमेंडमेंट मुझ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। देन उसके बाद बात आती है, अब यहाँ पे आ जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में मेरी कंपनी खर्च कर सकती है, लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज। अब देखो ये जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं, या फिर मैं आपको यहाँ से एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो, ये MCA की वेबसाइट से ही मैंने यहाँ, ये क्या है, मतलब MCA का ही है ये सेक्शन 135, यहाँ ऑथेंटिकेटेड बोलते हैं ना, वो चीज है कि आप कहाँ कहाँ आप स्पेंड कर सकते हो। अब यहाँ से देखो जो भी चीजें आपको ग्रीन में दिख रही है ना, दीज ऑल आर अमेंडमेंट्स, फाइन। तो ये आपको इन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान रख सकते हो। तो अब कोई मुझसे बोलेगा कि मैम ये सारे के सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए Schedule 7 की, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं है, सोचना भी मत, क्योंकि याद नहीं कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, जितने अच्छे काम है वो सारे CSR में आते हैं, बट मेन चीजें जो मैं आपको बताऊंगी कि PM केयर्स फंड, ठीक है, गंगा कोश फंड, देखो स्वच्छ भारत कोश, ठीक है, ऐसे ही एक गंगा के लिए भी फंड हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ 2-4 नाम आपको याद है, मोर देन एनफ। क्या बोला, कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हो, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन में आपकी कंपनी हेल्प कर सकती है, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोश सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ सैनिटाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर सकते, इसमें कीवर्ड क्या याद कर लोगे, स्वच्छ भारत कोश, ठीक है, ये मेरा CSR एक्टिविटी में आता है।
promoting education including special education of and employment, enhancing vocational skills especially among the children, women, elderly, differently abled, यहाँ पे स्पेंड करते हो CSR एक्टिविटी है। देखो ये बेसिक चीजें आप प्रमोट कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल्स फॉर वुमेन एंड ऑर्फन्स, सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स, ठीक है, डे केयर सेंटर्स, ये सब कुछ CSR है। इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्या याद कर लो कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना में मेरी कंपनी स्पेंड करती है, CSR एक्टिविटी है। एनिमल वेलफेयर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे देखो, एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रीजनरेटिंग ऑफ रिवर गंगा। तो जैसे हमने स्वच्छ भारत कोष याद किया, दूसरा आप क्या याद कर सकते हो, क्लीन गंगा फंड। फाइन, तो ये भी मेरा इस पे स्पेंड करना CSR एक्टिविटी है। नेशनल हेरिटेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स पे खर्चा करना CSR एक्टिविटी है। मेजर्स फॉर बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, सेंट्रल आर्म, यहाँ से ये अमेंडमेंट है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, फिर उसके बाद एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग दी विडोज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इनके नाम कीवर्ड्स में बोल सकती हूँ, याद कर सकते हो। जैसे मैंने बोला सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आप याद कर सकते हो। एक नाम क्या हो गया, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, क्या, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और प्राइम PM केयर्स, ठीक है। अब आपको आजकल ये बहुत हाईलाइट में आता होगा PM केयर्स, तो PM केयर्स की फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स की फुल फॉर्म सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है, सिटीजन्स को इमरजेंसी सिचुएशन में फंड प्रोवाइड करना, PM केयर्स, क्या, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, PM केयर्स फंड, or any other fund set up by central government for social economic development and relief and welfare of the scheduled castes, tribes and other backward classes, minorities and women, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप याद कर सकते हो। ऐसे ही बेसिक चीजें हैं कि हम अपने कंट्रीब्यूशन टू दी फंडेड यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs क्या करते हैं, देखो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही चीजें बनती हैं। तो वहाँ IIT इंक्यूबेटर्स आपने सुना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेटर्स होते हैं, वहाँ पे जर्नली कितने प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट चलता है। अगर कोई कंपनी उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसा देती है, वो भी मेरा CSR फंड में ही आता है। तो ये कुछ चीजें आप याद कर सकते हो। स्लम एरिया डेवलपमेंट अगर आपकी कंपनी करा रही है, वो भी CSR एक्टिविटी है। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो ये क्या है, ये मेरा स्केड्यूल 7 है। इंपॉर्टेंट क्या है मैंने बता दिया, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और PM केयर्स, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्टिविटी थी स्केड्यूल नंबर 7 की। यही सेम चीजें यहाँ पे मैंने आपको वहां से दिखाई, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी वही चीजें हैं जो वहां पे मेंशन थी। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, हाउएवर इन डिटरमाइनिंग द CSR एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, प्रेफरेंस would be given to the local area and the area around the company operate। जहां जिस एरिया में मेरी कंपनी काम कर रही है, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है। अगर खर्चा कर ही रहे हो सोसाइटी के लिए, तो उस एरिया में करो जहां आप ऑपरेट करते हो। फाइन। फिर देखो टाटा स्टील, मैंने बोला ना कि टाटा स्टील, मतलब टाटा की अगर हम ओवरऑल बात करें, दे हैव सेट अप एन इमेज कि हर कोई एक रिस्पेक्टेबल कंपनी की अगर कोई पिक्चर बोलता है तो वो बोलता है टाटा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल, कई बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, मैम टाटा कैसे, मतलब एक ओपिनियन है, ठीक है। फिर CSR activity shall be undertaken by the company as per its stated CSR policy as projects or program or activity. CSR committee of the company may decide to undertake CSR activity approved by the board through, मतलब आप CSR activities कैसे कर सकते हो, या तो कंपनी खुद कर रही है, ठीक है, या फिर किसी के थ्रू करवा दी। किसी के थ्रू कौन हो सकते हैं वो लोग, कंपनी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8, मतलब आपने NGOs के थ्रू आप CSR एक्टिविटीज कर रहे हो, या तो कंपनी हमने बोला खुद कर रही है, या फिर
वो एनजीओ सेटअप करके किसी एनजीओ जो ऑलरेडी है उनके थ्रू सीएसआर एक्टिविटी कर रही है वो भी माना जाता है, या कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी है उसके थ्रू भी करती है वो भी माना जाता है। अ कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनी, ठीक है। किसी को लगता है कि यार हम बहुत मैच, जैसे अगर मैं कोविड की बात करूं, ठीक है, तो कोविड में आप पीपी किट्स दे रहे हो, मास्क दे रहे हो, ये सब हमारे किसका पार्ट है, सीएसआर की ही एक्टिविटीज में इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, आसपास के लोगों के लिए, जितने लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सब क्या है, ये मेरे सीएसआर एक्टिविटीज में आ रहा है। अगर किसी कंपनी को ये लगता है कि मेरा जो अकेला फंड है वो इस काम के लिए मान लो सफिशिएंट नहीं है, तो दो कंपनी से उससे ज्यादा मिलके भी कर सकती है। बोलता है कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनी फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और सीएसआर एक्टिविटी in such a manner that CSR committee of the respective companies are in a position to report separately on such projects। आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर के काम के बारे में बताना है, ठीक है। कि अगर मान लो नहीं, पहले क्या था कि अगर आप स्पेंड नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए आपको रीजन देना होता था, लेकिन अब आपको करना मैंडेटरी है। अगर आप अब नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी, ये सब चीजें इम्पोज होती है, पहले ऐसा नहीं था। बस आप रीजन दे देते थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप दो कंपनी या उससे ज्यादा मिल के इकट्ठे सीएसआर के लिए कर रहे हो खर्चा, तो फिर आप इतना इंडिविजुअली केपेबल, मतलब आपका जो स्पेंडिंग है वो उतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन कर पाओ कि हमारी कंपनी ने इतना इस एक्टिविटीज में दिया। मतलब कंबाइन करके भी कर रहे हो तो आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरा उसका हिसाब होना चाहिए कि हमारी कंपनी ने इतना इस पर्टिकुलर एरिया में ये काम किया, भले कंपनीज मिलके कर रही हैं बट स्टिल आप अपने प्रोजेक्ट ऑब्वियसली अपनी रिपोर्ट्स में उसको इंडिविजुअली दिखाने के लायक रहो। The CSR project or program or activities undertaken in India only shall amount to CSR। कि भाई काम मेरी कंपनी यहाँ कर रही है, एनवायरमेंट को यहाँ खराब करिए, पर हम फायदा फॉरेनर्स को पहुंचाएंगे, तो वो अलाउड नहीं है। जहां ऑपरेट करे वहीं आपको पे बैक करना है। CSR project or programs or activity that benefit only employees of the company and their family shall not be considered as CSR activities। उनको CSR activities में माना नहीं जाएगा। अब हमने ये थोड़ी बोला कि एम्प्लॉयज पे खर्चा करो, नहीं, हमने बोला है सोसाइटी एज अ होल पे खर्चा करो, ठीक है, तो उसको हम सीएसआर में कवर करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे बोला जा रहा है शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटी, लेकिन जब हम अपने रूल्स वगैरह पढ़ेंगे तो इस पे और बात करेंगे। अब एक्चुअली हमने बात तो कर ली कि सीएसआर पे खर्च करना है, ये लिमिट की, अगर कंपनी की ये लिमिट ब्रीच होती है तो वो सीएसआर के प्रोविजंस उसको एप्लीकेबल हो जाते हैं। बट एक्चुअली खर्चा करना कितना है, तो बोलता है द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड कर रही है एवरी फाइनेंशियल ईयर कितना, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year। इस साल मेरी सीएसआर के प्रोविजंस मेरी कंपनी में अप्लाई हुए, तो फिर जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है इमीडिएटली प्रीसीडिंग, अगर ये 2021 की मैं बात करूं तो हमने बोला 2020, 19, 18 इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे एंड उस एवरेज नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% स्पेंड करना है। कंपनी को लगता है मुझे इससे ज्यादा करना है, वेलकम मूव है, कर सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं करना अलाउड है। If the company fails to spend such amount, the board shall in the report specify the reason for not spending the amount and transfer such unspent amount to fund specified within a period of 6 months from the expiry of the financial year। अब यहाँ पे आ जाओ, ये अब बेसिकली आप समझ लो ये जितना आप पढ़ रहे हो ये सब अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, अमेंडमेंट्स है। सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि हर कंपनी को हमने बोला इंश्योर करेगी कि कंपनी स्पेंड कर रही है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर अगर मेरी कंपनी ऐसी है जिसको अभी बने हुए ही 3 साल नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसकी नेट अगर मैं उसके प्रॉफिट की बात करूं, टर्नओवर या नेटवर्थ, उसकी लिमिट ब्रीच हो गई है। पहले तो हमने बोला कि आपको पिछले, अगर आपकी लिमिट ब्रीच होती है तो पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% स्पेंड करना है। लेकिन अभी मेरी कंपनी का, अभी उसने जन्म लिया था लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया कि उसकी कोई भी लिमिट ब्रीच होगी और उस पर सीएसआर के प्रोविजन अप्लाई हो गए,
तो अब लॉ में तो ये बोला गया है कि पिछले 3 साल का आप क्या करोगे, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% दोगे। अब उसको बने हुए ही 3 साल नहीं हुए हैं, तो फिर लॉ क्या बोलता है, जितने साल बने हुए हैं, मतलब जितने साल उसके बीत गए हैं जब से उसने जन्म लिया है, उतने साल का एवरेज नेट प्रॉफिट करके कर दोगे। सपोज 2 साल ही हुए हैं, ठीक है। अब 2 साल के अंदर ही इतना अच्छा काम किया कि मेरी लिमिट ब्रीच हो गई, तो हमने बोला अगर सेकेंड ईयर में लिमिट ब्रीच हुई है तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का आप क्या करोगे, उसका प्रॉफिट का 2% दोगे। तो अगर 3 साल नहीं हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 financial year since the incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance to the CSR policy। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, तो ऑब्वियसली आपको बोर्ड रिपोर्ट में उसको मेंशन करना है और उसके रीजन भी बताने हैं। बट पहले तो यहीं तक बात खत्म हो जाती थी। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब क्या है कि आपने बोल दिया कि हम स्पेंड नहीं कर पाए, तो बोला कि अगर आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर ये चीज करना, बोलते हैं अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप 2% आपको स्पेंड करना था, लेकिन आप 2% स्पेंड ही नहीं कर पाए, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, हमने देखा कि आपका सीएसआर जितना करना था खर्च, उसमें अमाउंट बच गया है, आप पूरा फंड यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। तो फिर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि जो आपका अनस्पेंड अमाउंट है ना, वो किसी डज नॉट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए उसमें आपने ये नहीं बोला था कि हम सीएसआर में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या कि मान लो हम अब कोविड की बात करूं तो हम एक कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो गया। एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो, या मैं बोलूं कि एक ऑक्सीजन प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये आपके सीएसआर, मतलब ये आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको बनने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। एक दिन में, एक साल में नहीं बन सकते। मैं बोलती हूँ मिनिमम 2 से 3 साल एक हॉस्पिटल को बनने में लगते हैं। तो अगर आपकी कंपनी ने ऐसा कुछ सीएसआर एक्टिविटी करी है, ठीक है, तो आपका वो जो साल का स्पेंड करना था 2%, वो कुछ बच गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा था, धीरे धीरे पैसा यूटिलाइज हो रहा था, तो 2% कुछ बच गया। तो हमने बोला ये पैसा तो उस प्रोजेक्ट पे स्पेंड होना है, एंड उस प्रोजेक्ट पे खर्चा मतलब हो रहा है धीरे धीरे, तो ये उसका अनस्पेंड अमाउंट है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा क्या हुआ कि कोई प्रोजेक्ट नहीं था, हम क्या कर रहे थे, हमने फूड पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए, फॉर दी फ्लोरा एंड फाउना, ये या क्लीन गंगा फंड के लिए, मतलब एक ही प्रोजेक्ट था, वन टाइम स्पेंड कर रहे थे हम। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम थे जिसपे सिर्फ वन टाइम एक्सपेंडिचर ही हमें करना था, एंड उसमें भी अगर मेरा पैसा बच जाता है, तो बोलता है जो आपका अनस्पेंड अमाउंट है ना, वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लेके नहीं है। आपने एक ही बार खर्चा करने को बोला था, ऐसी एक्टिविटी करी थी जिसमें हमें एक ही बार खर्चा करना था, उस पे भी पैसा बच गया है, तो आपका अनस्पेंड अमाउंट डज नॉट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट तो था नहीं। तो बोलता है फिर उस अनस्पेंड अमाउंट का हम क्या करेंगे, तो बोलता है वो जो अनस्पेंड अमाउंट है ना, ट्रांसफर कर देना टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 7, ठीक है। फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, वहां पे क्या था कि आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पढ़ा था और हमने पढ़ा था पीएम केयर्स, ठीक है। तो बोलता है जो अनस्पेंड अमाउंट है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, खर्चा नहीं कर पाए, कुछ बच गया, तो वो जो बचा हुआ पैसा है आप क्या कर दो, जैसे ही मेरा विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या, 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, पैसा बच गया, किसी प्रोजेक्ट का नहीं था, तो विद इन 6 months आप पीएम केयर्स में, या मैं बोलती हूँ हमारे नेशनल रिलीफ फंड में वो पैसा ट्रांसफर कर दो, तो माना जाएगा कि आपने सीएसआर में कंट्रीब्यूशन दे दिया है। आपके पास नहीं रहना चाहिए, इन शॉर्ट मतलब कंपनी के पास वो अनस्पेंड अमाउंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड में आप ट्रांसफर कर दो, तो मान लेंगे आपने स्पेंड कर दिया। लेकिन जो पैसा बचा है, ठीक है, साल के एंड में मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और हम सीएसआर का पैसा खर्च नहीं कर पाए। अब जो हमने सीएसआर पे खर्चा करने को बोला था ना, वो हम एक हॉस्पिटल बना लेते हैं। हॉस्पिटल इट टेक्स टाइम, ठीक है, ऐसे नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, एंड दैट टू हॉस्पिटल बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, सब कुछ है,
तो हम पूरा पैसा उस साल का उस प्रोजेक्ट पे खर्च नहीं कर पाए, सो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी आर लेफ्ट विद सम अनस्पेंट अमाउंट। तो उसका क्या करें? तो बोलता है अच्छा क्या आपका जो अनस्पेंड अमाउंट है वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? मेरी कंपनी ने बोला हाँ, हम हॉस्पिटल बना रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना, तो आप क्या करो, उस फंड को ट्रांसफर कर दो विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू अ स्पेशल अकाउंट। मतलब 31 मार्च को पता चला अनस्पेंट अमाउंट है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप 30 डेज के अंदर मतलब 30th अप्रैल तक उसको एक स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एंड जब भी हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, वो पर्पस ऑलरेडी डिफाइंड है, उस पैसे को हम बैंक में अगर रखते हैं तो हम उस अकाउंट को एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला आप एक स्पेशल पर्पस अकाउंट बना लो, अनस्पेंड, देखो अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट बना लो, कहाँ पे, एक शेड्यूल बैंक में, और फाइनेंशियल ईयर जैसे खत्म हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस शेड्यूल बैंक में, उस अकाउंट के अंदर, सीएसआर अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट के अंदर, वो जो आपका प्रोजेक्ट में जो बचा हुआ पैसा है जो आप अभी खर्च नहीं कर पाए हो उस पर, वो ट्रांसफर कर देना। कितने दिन के अंदर? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 30 दिन के अंदर अंदर एक अकाउंट खोल लो शेड्यूल बैंक में, और उस बैंक में, उस पर्टिकुलर बैंक में वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना। कहाँ, कब तक? 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 अप्रैल तक पैसा जमा कर देना। ठीक है, फिर क्या बोलता है? एंड such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards CSR policy। बोलता है वो पैसा आपका ये कहीं नहीं जा रहा, वो जो आपने जो हमने अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट जो बनाया है ना, उसमें जो भी आपने पैसा डाला है उसको आप क्या करना? स्पेंड करना बाय द कंपनी इन पर्सन्स ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन। जो आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था उस पर स्पेंड करते रहना, लेकिन आपको वो 3 साल तक पैसा आपका खर्च हो जाना चाहिए वही प्रोजेक्ट में जिसके लिए आपने, जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है एंड जिसपे आप नहीं लगा पाए थे, उस प्रोजेक्ट में 3 साल के अंदर अंदर वो पैसा लग जाना चाहिए। अब ये नहीं कि जो प्रोजेक्ट था उससे हट के हम कहीं लगा रहे हैं, बोला नहीं, जो प्रोजेक्ट के लिए आपने वो फंड आप यूटिलाइज करने वाले थे और कर नहीं पाए थे, तो उस प्रोजेक्ट में आप ये 3 साल तक पैसा यूटिलाइज कर देना। देखो, स्पेंड बाय द कंपनी इन द परसुएंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सीएसआर पॉलिसी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ठीक है, 30 दिन मिले थे ट्रांसफर करने के लिए, दैट मीन्स 30th अप्रैल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मैं 30th अप्रैल तक ट्रांसफर कर सकती थी। तो जिस दिन भी आपने ट्रांसफर किया है वहां से 3 साल, ठीक है, मान लो हमने 15 अप्रैल तक कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, 15 अप्रैल 2021, तो हमने बोला 3 साल क्या होंगे? 22, एक मिनट, 22, ये 1 साल, 2 साल, 24, तो हमने बोला 15 मई 2024 तक आप इस पैसे को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फुली यूटिलाइज कर लेना। 3 साल का टाइम हम दे रहे हैं। अगर आप तब भी नहीं कर पाए, ठीक है, आपका वो फिर भी अनस्पेंट अमाउंट रह गया, आप वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में नहीं यूटिलाइज कर पाए 3 साल के बावजूद जो आपको दिए गए थे, तो फिर वो जो उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आपका फिर अनस्पेंट अमाउंट बचा है, अगेन उसको शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग फंड में ट्रांसफर कर देना। वो फंड कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स में ट्रांसफर कर देना। तो मान लिया जाएगा कि आपने वो पूरा सीएसआर के टूवर्ड्स यूटिलाइज कर लिया है। पढ़ोगे समझ आएगा। देखो, within a period of 3 financial years from the date of such transfer, failing which the company shall transfer the same to the fund specified in schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of 3 financial years। ये 15 मई 2024 को मेरे 3 साल पूरे हो गए, फिर भी मेरी कंपनी उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे वो पैसा नहीं स्पेंड कर पाई, तो हमने बोला अब यहां से 15 जून तक आपके पास 30 दिन है उस फंड में ट्रांसफर कर देना। नहीं करोगे तो हम आगे देखेंगे कि उन पे पेनल्टीज अट्रैक्ट होंगी। समझ रहे हो? दो चीजें हैं यहाँ पे, 135 सबसेक्शन 5 एंड 6 दो बातें बोलता है। एक बोलता है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वन टाइम स्पेंड करना था, तो बोलते हैं वन टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो पैसा बचा है, वन टाइम स्पेंड नहीं हुआ आपसे, जो भी पैसा बचा है उसको चुपचाप विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पीएम नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर्स में ट्रांसफर कर देना शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया था, हम सीएसआर में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो,
एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका अनस्पेंट अमाउंट बचता है, प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था, तो फिर आप क्या करना, विद इन 30 डेज, ठीक है, आप क्या कर देना, उसको एक शेड्यूल बैंक में अकाउंट खुलवाना, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, जिसको मैस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देना फंड, और फिर वहां से पैसा यूटिलाइज करते रहना, लेकिन वो पैसा आपको 3 साल के अंदर अंदर उस ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे स्पेंड करना है। आप वो भी नहीं कर पाए तो फिर जब वो मेरे 3 साल कंप्लीट होते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर पीएम के नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर्स में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अब ये जो चार्ट है, मैं 2 मिनट यहाँ पे वीडियो पॉज कर रही हूँ या रुक रही हूँ, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप अगेन अपने नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर पाओ। यहाँ से पढ़ोगे चीजें काफी आसान हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने ऑब्वियसली एमसीए के सर्कुलर से ब्रेक कर करके यहाँ पे पॉइंट्स डाले। आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो सो दैट आप एग्जाम्स में इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आ पाओ। जब मुझे पता होगा कि मेरे इस यहाँ पे ये पॉइंट्स है, यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं उनको पैराग्राफ वाइज में लिख पाऊंगी। अब देखो बिफोर अमेंडमेंट, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये 22 जनवरी 2021 को नोटिफाई हुए हैं हमारे सीएसआर के रूल्स। ठीक है, तो ये किस पे एप्लीकेबल है, उन बच्चों का जिनका एग्जाम अब दिसंबर में है, दिसंबर 21 में आपका एग्जाम है या ऑनवर्ड्स है। 21 में है, फिर ऑब्वियसली जून में है, 22 आगे जो है उन पर अप्लाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ से ये रूल्स एप्लीकेबल है। रूल्स की मैं एक सेपरेट क्लास बना के दूंगी सो दैट जो इन बच्चों पे एप्लीकेबल होता है वही, मतलब ऑब्वियसली इसको देखे नॉलेज पर्पज के लिए आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बट अब यहाँ पे रूल्स है उनको हमने अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि ये जो हमें अनस्पेंड अमाउंट हमें यूटिलाइज करना था और हमने नहीं किया, तो फिर मुझे कितनी पनिशमेंट होगी वो ध्यान देना। बिफोर अमेंडमेंट मैंने इसलिए लिखा है, ऑब्वियसली ये आप जिन बच्चों के एग्जाम मेरे जून में है, जून 21 में है, या जब भी आपके एग्जाम्स हैं, जून 21 अगर पोस्टपोन हुए, जून जुलाई अगस्त जब भी हैं आपके एग्जाम, तो ये आप पे एप्लीकेबल यही चीज करेगी। लेकिन जिनके एग्जाम्स दिसंबर में है उनके ऊपर ये पेनल्टी अप्लाई करेगी। फाइन, तो मैंने दोनों चीज यहाँ पे लिखी है। तो अब अगर आपने अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी है। क्या है, फाइन नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 50,000 से लेके 25 लाख रुपीज। ठीक है, 25 लाख तक का आपको फाइन लग सकता है। एंड साथ में एंड है, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट में है, जैसे मेरी कमिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मेक श्योर करें, मॉनिटर करें कि वो अमाउंट स्पेंड हो या ट्रांसफर हो जाए फंड में। नहीं हुआ तो फिर जो भी ऑफिसर्स मेरे रिस्पॉन्सिबल हैं उनको क्या होगा, उनको पनिशमेंट होगी विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years, मतलब मैक्सिमम 3 साल की सजा उनको हो सकती है, या फिर fine which shall not be less than 50,000 rupees, minimum 50,000 rupees, which may extend to 5 lakh rupees। मतलब कंपनी कितना देगी, फाइन देगी, मिनिमम 50,000 से 25 लाख तक के बीच में फाइन देगी, और जो भी ऑफिसर्स मेरे इन डिफॉल्ट हैं उन्हें मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी, या फिर उनको क्या देना पड़ेगा, उनको फाइन देना पड़ेगा। कितने का, मिनिमम 50,000 से लेके 5 लाख तक का उनपे ऊपर ये फाइन इम्पोज होगा। तो ये आपको याद करना है, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। फाइन, अब आफ्टर अमेंडमेंट, क्योंकि हमारे जो ये अमेंडमेंट्स के रूल्स हैं वो कब नोटिफाई हुए हैं, 22 जनवरी 2021। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये चीज पूरी की पूरी पनिशमेंट की चेंज हो गई। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आप सीएसआर का जो अनस्पेंड अमाउंट है, इतना टाइम देने के बाद भी अगर आप फंड में ट्रांसफर नहीं करते हो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग, तो फिर इफ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 and 6, द कंपनी शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी। कंपनी में कितने की पेनल्टी लगेगी, ट्वाइस द अमाउंट, जितना आपको अनस्पेंड अमाउंट आपका बचा था, आपको जो फंड में ट्रांसफर करना था। मान लो वो बचा था 5 लाख, ठीक है, आपने फंड में ट्रांसफर नहीं किया, तो बोलता है ट्वाइस द अमाउंट, मतलब 10 लाख। ठीक, transferred to be twice the amount to be transferred by the company to the fund specified in schedule 7, या फिर or the unspent CSR corporate अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। ठीक है, मतलब हमने दो बोले थे ना कि प्रोजेक्ट वाला है तो आप किस में डाल देना, शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट में डाल देना।
और अगर नहीं यूटिलाइज होता तो फंड में दे देना। ये आपने बोला था वन शॉट पे स्पेंड करना है, नहीं यूटिलाइज हुआ तो फंड में देना। तो दोनों केसेस में अगर आप नहीं दे पाए तो वो जो अनस्पेंट अमाउंट आपका बचा है या तो आपके अकाउंट में है या वो आपके पास है, उसका ट्वाइस आप वो या तो ट्वाइस या फिर 1 करोड़ विच एवर इज लेस। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे ट्वाइस 5 लाख था अनस्पेंट, ट्वाइस कितना हो गया 10 लाख, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस तो कितने का होगा 10 लाख। ठीक है, एंड दोनों चीजें होंगी, ऑफिसर भी नहीं बचेगा। बोलता है एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर। मतलब अगेन जो मेरे डायरेक्ट जो भी मेरे पूरे चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के ऊपर तो ये फाइन लगेगा ही लगेगा, लेकिन हर एक वो ऑफिसर जो इस पे इसको स्पेंड कराने में, इसको मॉनिटर, इसको पूरा कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो डिफॉल्ट में है, उसको कितना देना होगा, वही अनस्पेंट अमाउंट का 1/10 ऑफ द अनस्पेंट अमाउंट या फिर 2 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है, unspent of the देखो amount shall be liable to a penalty of 1/10 of the amount required to be transferred to such fund, या फिर जो अकाउंट में देना था उसका 1/10 और 2 लाख whichever is less, हर वो ऑफिसर को भी देना पड़ेगा और कंपनी के ऊपर जो लग रहा है ट्वाइस दी अमाउंट और 1 करोड़ whichever is less एप्लीकेबल होगा ही होगा। ये अमेंडेड चीज है। ठीक है, ये अमेंडमेंट आया हुआ है एंड ये कब आया था 22 जनवरी 2021 में आया है। बट अब जिनका एग्जाम अभी है वो ये वाली पेनल्टी याद करेंगे, लेकिन जिनका एग्जाम अभी दिसंबर में है उनके ऊपर ये चीज अप्लाई करती है। एम आई वेरी मच क्लियर विद दिस? ठीक है, और फिर क्या बोलता है, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय द कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट एक्सीड, मतलब जो उन्होंने अमाउंट स्पेंड करना था सीएसआर पे, वो जो उनका 2% के बाद आया है वो डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है। तो फिर बोलता है कि कंपनी को अलग से सीएसआर कमेटी की हम जो बात कर रहे थे वो बनाने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड कमेटी से भी काम चला सकते हो। अगर आपका जो स्पेंड करने का अमाउंट है वो 50 लाख से कम है तो आपको अगेन सीएसआर कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। And functions of such committee provided under this section shall in such case be discharged by the BOD of such company। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असिस्ट करेंगे किस तरीके से पॉलिसीज बनेंगी, कहाँ पे क्या खर्चा होगा। ये अब जब पढ़ोगे तो वही सारी चीजें हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में पूरा डिस्क्लोज करना होगा कि कमेटी बनी थी तो उसके अंदर कितने डायरेक्टर्स थे, कितना कहाँ पे क्या अमाउंट स्पेंड करना था, कितना हुआ, क्यों नहीं कर पाए, और कितने दिन में हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि अब हमें ट्रांसफर करना है। CSR portal, the government has launched national CSR portal. The national CSR portal data is an initiative by the MCA government of India to establish platform to disseminate CSR related data and public को भी पता चले। For that purpose MCA ने क्या किया, एक CSR का अलग से पोर्टल बनाया है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या है कि क्या हम उसको अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं, तो बोलते हैं आप नहीं कर सकते। आप सीएसआर का खर्चा है वो आप उसको बेनिफिट लेने के लिए अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं कर सकते हो। नाउ what tax benefit can be availed under CSR, बोलते हैं कोई स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक टैक्स exemption has been extended to CSR। The Finance Act 2014 also clarifies the expenditure on CSR does not form the part of business expenditure। वो आपका बिजनेस से उसका कोई लेने देना नहीं है। Whether the display of CSR policy of a company on website is mandatory or not, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो ऑब्वियसली उस पर डिस्प्ले करना जरूरी है। What is the role of the government in monitoring implementation? तो बोलता है the main thrust and spirit of the law is not to monitor। भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपसे जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा, वो आप आउट ऑफ कंसर्न खुद करो तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, बट टू जनरेट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, for enabling the corporates to conduct themselves in a socially responsible manner while contributing towards human development goals of the country। Can CSR fund be utilized to fund government scheme? The objective of this provision is indeed to involve the corporate in discharge of their social responsibility with their innovative ideas and management skill with greater efficiency and better outcome। Therefore, CSR should be interpreted as a source of financing the resource gap। ये क्या बोल रहा है कि वो बोलता है कि क्या हम बोल सकते हैं कि सीएसआर फंड को गवर्नमेंट स्कीम्स को उनको और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा
कराया जा सकता है क्या, CSR फंड हम वहीं स्पेंड करें? तो बोलता है जहां मेरी गवर्नमेंट स्कीम लैक कर रही है, ठीक है, वहां पे आप अपना CSR मतलब उस चीज को आप और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कराने में अपने फंड्स को वहां यूटिलाइज कर सकते हो। उस गैप को मिटाने के लिए CSR का जो पैसा है वहां यूटिलाइज हो सकता है। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं आने वाले हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, बट थे तो मैंने आपको बता दिया। अब ये शांतनु सर के नोट्स है। शांतनु सर इज फेमस फॉर इन डेप्थ कवरेज, सो एम आई, बट वो क्या है कि वो ऐसी पिक्चर्स लगाते हैं जिससे आपका जो पूरा टॉपिक है ना वो पिक्चर में ही सम अप हो जाता है। आप उनकी ही ये बुक है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिटेल क्लास पढ़ाई है, तो ऑब्वियसली उनकी ही बुक है और आपको फास्ट ट्रैक में डिटेल नोट्स ही दिए गए हैं, सो दैट आप डिटेल रिवीजन कर, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ पूरा एकदम वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज है। एंड ये उनके नोट्स हैं, तो आप पिक्चर्स देखोगे बहुत अट्रैक्टिव। एंड इवन मुझे जब मैं पढ़ने के लिए समझाती हूँ, मतलब समझाने के लिए जब आपको समझाना होता है तो ऑब्वियसली मैं पढ़ती हूँ उससे पहले, तो मैं देखती हूँ उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितने अच्छे तरीके से इसमें नो पिक्चर्स लगाई हैं। वो पिक्चर्स को देख के आगे आप पढ़ते हो तो लगता है हाँ ये पिक्चर से ही पूरी चीजें एक्सप्लेन, और उन्होंने अपनी क्लास में ऐसा ही किया है। सो आई होप आपको ये सब पढ़ने में मजा आ रहा है। एंड फिर दिस वी हैव कंप्लीटेड द CSR चैप्टर एज वेल। जो इसके रूल्स हैं, CSR के रूल्स भी आए हैं, उसमें फॉर्म भी है CSR 1, वो सारी बातें जो है वो मेरे अमेंडेड जो सीरीज हम करेंगे उसमें मैं आपको पूरा एक सेशन कराऊंगी CSR के रूल्स का, सो दैट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। उनके लिए नहीं जिनके अभी एग्जाम्स हैं, बट फॉर देम जिनके अब लेटर December 21 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स हैं, तो उनके ऑब्वियसली वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी हम कवर करेंगे। एवरी अमेंडमेंट विल बी कवर्ड एंड विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।